हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष प्रजापति आज फिर वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक हॉर्नबिल के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके राइटर खुशवंत सिंह जी हैं। प्यारे बच्चों, जिनके पास किताबें नहीं हैं, किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप सभी लोग हॉर्नबिल नामक पुस्तक ले लें। हॉर्नबिल नामक पुस्तक में प्यारे बच्चों टोटल प्रोज सेक्शन के 8 लेसन हैं और पोएट्री सेक्शन के 5 पोएम दी गई हैं। साथ ही उसमें इंग्लिश ग्रामर का जो 6 टॉपिक आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, वो 6 टॉपिक भी आपको दिया गया है। ये पुस्तक एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 12 रुपीज है। तो आप उसे ले लें और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने का प्रयास करें। हॉर्नबिल का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है, जिसके राइटर खुशवंत सिंह हैं। हम लोग आज इसी के विषय में डीप चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को पढ़ें। हम लोग इनके राइटर जो वर्ल्ड फेमस हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित की है, जिनको पद्म भूषण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, अनेक अवार्ड से ये सम्मानित किए गए हैं। आज पहले हम उनके विषय में 2 लाइन जान लें, फिर हम इस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के विषय में आपको बताएंगे, जो वास्तव में एक हार्ट टचिंग लेसन है। प्यारे बच्चों, 1974 में पद्म भूषण और फिर 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले तथा ए ट्रेन टू पाकिस्तान के महान लेखक, वर्ल्ड फेमस लेखक खुशवंत सिंह जी का जन्म 2 फरवरी 1915 को हदाली पाकिस्तान में हुआ था। चूंकि ये तब की बात है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, इसीलिए कह सकते हैं कि उनकी प्रसिद्धि जितनी भारत में है उतनी ही प्रसिद्धि पाकिस्तान में भी है। दोनों जगह ये पूजे जाते हैं। ये एक महान लेखक थे, ये एक महान इतिहासकार थे, उपन्यासकार थे, और लोकप्रियता तो उन्हें सिर्फ पत्रकार के रूप में मिली थी। वे भारत और पाक दोनों में समान रूप से पॉपुलैरिटी अर्जित करने वाले व्यक्ति थे। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस विषय से भी लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में वे आकाशवाणी से जुड़े। भारत सरकार की एक पत्रिका आती है योजना, उसके संपादक बने। साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स आज भी निकलता है, उसके भी संपादक रहे हैं। इनके साहित्य लगाव से, इनके पत्रकारिता के लगाव से, इनके लेखन शैली से भारत सरकार बड़ी खुश थी, और इसीलिए 1980 में भारत के राष्ट्रपति, यानी कौन से राष्ट्रपति थे, भारत के उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने का पावर है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। प्यारे बच्चों, उन्होंने दिल्ली, पाकिस्तान मेल, टाइगर टाइगर, बोलेगी ना अब बुलबुल, मेरी दुनिया मेरे दोस्त समेत लगभग 100 रचनाएं उन्होंने लिखी थी। इतनी ज्यादा रचना लिखने वाले उस समय के मुझे लगता है कि ये प्रथम व्यक्ति माने जाते होंगे। और इस महान लेखक खुशवंत सिंह की मृत्यु 24 मार्च 2014 में हो गई थी। आज
इसी विश्व प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह की रचना द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी में खुशवंत सिंह एक दादी और उसके नाती के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, बंधन को दर्शाने का प्रयास करते हैं कि एक दादी और पोते के बीच में क्या आखिर मर्मज्ञता होती है, क्या आखिर पारस्परिक संबंध होता है। और वास्तव में ये कहानी खुशवंत सिंह जी की और उनके दादी की ही कहानी बताती है। और देखा जाए आखिर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में खुशवंत सिंह अपनी एक प्रकार से आत्मकथा अपने और अपने दादी के पारस्परिक मधुर संबंधों का कैसे वर्णन करते हैं। इस कहानी को हम लोग 3 फेज में वर्णन करेंगे। एक बचपन का, एक जब वो शहर में जाकर के स्कूल का, और एक जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं तथा विदेश में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में दादी जी की साइकोलॉजी, दादी जी के प्रति खुशवंत सिंह का और खुशवंत सिंह के प्रति दादी जी का प्रेम कैसा है, ये बताने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि उनकी जो दादी हैं किसी अन्य व्यक्ति के दादी की तरह ही बहुत ही बूढ़ी थी, झुर्रियों से भरी हुई थी। मैंने लोगों को उनके विषय में कहते हुए सुना था कि एक बार वे युवा थी, आकर्षक थी, लेकिन जहां तक और जब से मैंने उनको देखा है, मैंने उनको हमेशा ऐसे ही बूढ़ा देखा है। मैंने उन्हें हमेशा ऐसे झुर्रियों से भरा देखा है। लोग कहते हैं उनके एक पति भी था। अंगीठी के ऊपर जो कानस लगा होता है, टेबल जैसा होता है, उसी के नीचे अंगीठी जलती रहती है। कानस पर ढेर सारी सजावटें की जाती हैं और कानस के ऊपर एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था। किसका? दादाजी का। दादाजी खूब बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते थे, जैसा कि उस पोर्ट्रेट से, उस फोटो से दिखता था कि वे बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते थे, ढीले ढाले वस्त्र लेकिन फिट वस्त्र पहनते थे। और उनकी जो दाढ़ी थी वो इतनी लंबी थी कि उनके आधे छाती को पूरी तरीके से ढकती हुई दिखाई देती थी। लोग उनके पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तित्व की हमेशा प्रशंसा करते थे। वे ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनके बेटे बेटी नहीं, बहुत सारे पोते और पोतियां हों। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं कर सकता था किसी भी तरीके से कि मेरी दादी कभी सुंदर रही होंगी, कभी युवा रही होंगी। प्यारे बच्चों, खुशवंत सिंह की जो दादी थी उन्हें प्राय खेलों के विषय में बताया करती थी। वे जब बच्ची थी तो वे खेल खेला करती थी और उनके खेल खुशवंत सिंह को बड़े ही अजीब, बड़े ही असंगत और साथ ही साथ बड़े ही असम्मानित प्रतीत होते थे। इसलिए कभी भी दादी जी के खेलों के प्रति खुशवंत जी का कोई लगाव भी नहीं था। और जो कुछ भी वे कहा करती थी या जब भी खुशवंत सिंह के सामने बैठती थी, जो कुछ भी वो कहा करती थी वे पैगंबरों की शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कुछ नहीं लगती थी। ऐसे लगता था उनकी हर कहानी पैगंबरों की कहानी के समान थी। वास्तव में मेरी दादी, मेरे मतलब खुशवंत सिंह की जो दादी थी, उनका कद छोटा सा था, मोटी सी थी, थोड़ी झुकी हुई थी। और अगर उनके हम चेहरे को ध्यान से देखें तो चारों तरफ चेहरे पर आड़ी तिरछी झुर्रियां ही झुर्रियां दिखाई देती थी। वे इतनी बूढ़ी दिखाई देती थी कि मुझे लगता था कि वे इससे ज्यादा बूढ़ी तो अब हो ही नहीं सकती हैं। और लगभग 20 वर्ष से मैं उन्हें उसी आयु में देख रहा था। वे बूढ़ी थी और कभी भी मनोहर नहीं रही। कभी मनोहर तो नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि मन से वे हमेशा सुंदर थी। मेरी दादी हमेशा सफेद बेदाग कपड़ों पर बेढंगे ढंग से टहला करती थी, बेढंगे ढंग से चलती थी।
और उनका जो एक हाथ था वो प्राय ऐसे कमर पर रखे रहती थी, ताकि उनके शरीर का जो झुकाव है वो संतुलित रह सके, कहीं गिर ना पड़े। कैसे आप लोगों ने भी देखा भी होगा कि गांव में जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, कमर झुककर कमान हो गई है, तो प्राय ऐसे वो पीठ पर अपने हाथ को रखते हैं ताकि उनका संतुलन बना रखे। उनके झुर्रीदार जो चेहरे थे, उनके झुर्रीदार चेहरों पर उनके सफेद सफेद बालों के गुच्छे, सफेद सफेद बालों के जो लट थे, ऐसे उल्टे पुल्टे ढंग से, बेतरतीब ढंग से बिखरे रहते थे। और होठ लगातार बुदबुदाते रहते थे, हमेशा बड़बड़ाते रहते थे, कुछ ना कुछ मुंह से निकला करता था जो किसी को सुनाई नहीं देता था। मेरी दादी सुंदर थी, जिसमें शांति और संतोष भी मिलता था। उनको देखकर, उनकी प्रार्थना को सुन करके बड़ा सुकून मिला करता था कि चलो दादी हमेशा प्रार्थना करती हैं, हमेशा दूसरों के हित, दूसरों के कल्याण की बातें करती हैं। वास्तव में मैं और मेरी दादी दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। कहानी यहीं से शुरू होती है। जब मेरे पापा, मेरे मम्मी शहर में कमाने के लिए गए, काम करने के लिए गए, तो चूंकि मैं छोटा था तो मुझे देखभाल करने के लिए मेरे दादी के पास मुझे छोड़ दिया गया। मैं और मेरी दादी दोनों साथ रहते थे। मेरी दादी मुझे रोज सुबह जगाया करती थी, नहलाती थी और खुद ही स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती थी। उस समय वह प्रार्थना में ऊंचे नीचे स्वर में कुछ ना कुछ गाया करती थी। मैं अनेक बार उनकी प्रार्थना को ध्यान से सुनने का प्रयास करता, ध्यान से समझने का प्रयास करता, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता, मेरे लिए बेकार था। मैं उस प्रार्थना को सुनता था क्योंकि उनकी आवाज मुझे बड़ी प्रिय लगती थी, मुझे उनकी आवाज बड़ी मधुर लगती थी। पर मैंने कभी भी उस प्रार्थना को सीखने के लिए अपने आप को कष्ट नहीं दिया कि लाओ मैं उनकी प्रार्थना को सीखूं। वे मुझे मेरी तख्ती, मेरा चाक, मेरी दवात, मेरी लाल कलम मुझे पहले दे देती थी। फिर मेरे सारे बैग को, किताब, कापी, दवात, तख्ती सबको एक बंधन में बांधती थी। फिर टिफिन लेकर के हम दोनों साथ साथ स्कूल के लिए चल दिया करते थे। और मेरी दादी रोज गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए शाम की 2-3 बासी रोटी हमेशा अपने साथ लेकर के स्कूल में जाया करती थी। मेरी दादी रोज मेरे साथ स्कूल जाती। मेरे स्कूल जहाँ पे है उसी से सटा हुआ एक पूजा गृह है। मैं तो स्कूल में चला आता था और मेरी दादी वहीं बगल में मंदिर में चली जाती थी। जिस समय बच्चे बरामदे में वर्णमाला रटते, जिस समय बच्चे बरामदे में प्रार्थना करते, पहाड़े को जोर जोर से दोहराते थे, वहीं बगल में मेरी दादी मंदिर में बैठ करके प्रार्थना करती थी। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती थी और एक एक मनके को गिनने का प्रयास करती थी। अर्थात जब तक मैं स्कूल में रहता था वह मनके ऐसे गिना करती थी और प्रभु को याद करती थी, प्रार्थना करती थी। जब स्कूल बंद हो जाता था तो मैं और मेरी दादी दोनों साथ साथ घर लौटते थे। गांव के सारे कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर इकट्ठा रहते थे और जब मैं वहां पहुंच जाता था तो हम लोग, मैं और मेरी दादी दोनों साथ रोटियां फेंकते थे। कुत्ते रोटियों पर तेजी से झपट पड़ते थे। जो कुत्ते रोटियां नहीं पाते थे तेजी से गुर्राते थे, भौंकते थे। ऐसा था हम लोगों के गांव का जीवन। उधर दूसरी तरफ शहर में जब मेरी मम्मी और पापा दोनों सेटल हो गए, कमरा उमरा ले लिए, तो उन्होंने हमें भी वहां बुला लिया। हमें मतलब मुझे, खुशवंत सिंह को और मेरी दादी दोनों को वहां पर बुला लिया। यहीं पर मेरा और मेरी दादी की मित्रता का बड़ा नाजुक समय था। मैं और मेरी दादी दोनों
एक ही कमरे में एक साथ रहते थे, लेकिन अब बहुत कुछ परिवर्तित हो गया था। मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। घर से दूर मेरा विद्यालय था। स्कूल की बस मुझे लेने के लिए आती थी। वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं होते थे, और दादी मेरी शहर के मकान में एकदम कैद होकर के रह गई। और जब भी उन्हें थोड़ा सा भी वक्त मिलता, वे अहाते में खड़ी हो जाती, चिड़ियों को रोटी खिलाती, और धीरे धीरे उनकी मित्रता मेरे बजाय चिड़ियों से हो गई, और मेरे अहाते में हमेशा चिड़ियों की फौज लगी रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम एक दूसरे से कम मिल पाते थे। कुछ समय तक तो मेरी दादी मुझे जगाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार भी करती थी, और जब मैं स्कूल से आता तो वो मुझसे पूछती थी कि बताओ बेटा, आज क्या क्या पढ़ाया गया है। तो मैं जब दादी मुझसे पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया गया बच्चे, तो मैं उनको बताता था आज अंग्रेजी पढ़ाया गया, आज पाश्चात्य शिक्षा का कुछ ज्ञान दिया गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, पृथ्वी गोल है पढ़ाया गया। यानी बहुत सारी चीजें दिन भर पढ़ाई जाती थी, मैं उन्हें बताता था। ये सब सुनकर के मेरी दादी जी बड़ी दुखी हो जाती थी। कारण क्योंकि वे मेरे पाठों में, मेरे लेसन में वे मेरी कोई सहायता नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात, उन्हें इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था, पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास नहीं था, विज्ञान गणित में उन्हें विश्वास नहीं था, जो मेरे स्कूल में मेरे शिक्षकों के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता था। उन्हें यानी मेरी दादी को इस बात का दुख सबसे ज़्यादा था कि वहाँ पर ईश्वर के विषय में, धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ भी नहीं बताया जाता था। एक दिन मैंने अपनी दादी को बताया कि आज से हमारे स्कूल में संगीत का पाठ पढ़ाया जाना प्रारंभ किया गया है। तो यह सुनकर तो मेरी दादी और भी परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि संगीत सिर्फ कामुकता का प्रतीक है। उन्हें यह भी लगता था कि संगीत पर वैश्याओं का और भिखारियों का केवल अधिकार है, संगीत अच्छे लोगों के लिए नहीं है। उस दिन तो मुझसे कुछ भी ना बोली, वे बड़ी शांत रही, चुपचाप रही, और उनके शांति का मतलब, उनकी खामोशी का मतलब था असहमति। और इसके बाद तो वे मुझसे बहुत कम बात करती थी। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, यानी ग्रेजुएशन में, डिग्री कॉलेज में मैं प्रवेश किया, तो अब मेरा कमरा भी मेरी दादी के कमरे से अलग कर दिया गया। दादी के साथ जो मेरी मित्रता की सामान्य कड़ी थी अभी तक, वो भी टूट गई, क्योंकि मैं अपने दादी के साथ कमरे में रहता था। मुझे रोज जगाती, नहलाती, खिलाती, पिलाती, मेरा बैग तैयार करती, सब कुछ था दादी के साथ। लेकिन जैसे ही मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, सब कुछ अलग हो गया। यानी हमारी और हमारे दादी के मित्रता की सामान्य जो कड़ी थी, वो भी पूरी तरीके से टूट गई। और मेरी दादी ने अकेलापन चुपचाप स्वीकार कर लिया। वे सुबह से शाम तक चरखा चलाती रहती थी, यहां तक कि किसी से बात करने के लिए भी वो अपना चरखा नहीं छोड़ा करती थी। और जो थोड़ा बहुत समय बचता था, वो प्रार्थना करने में व्यतीत करती थी। लेकिन जब तीसरा प्रहर दिन का आता था, तो वे चरखा बंद कर देती थी, चिड़ियों को जाकर के भोजन कराने लगती थी। और मुझे लगता है चिड़ियों को भोजन कराने का जो समय था, मेरी दादी के लिए सबसे आराम का समय वही होता था। मेरी दादी जब बरामदे में बैठती और रोटियां छोटे छोटे पीसेस बनाती, टुकड़ा करती, तो सैकड़ों चिड़िया मेरी दादी के पास बरामदे में आ जाती थी। वे चहचहाती थी और उनके पंखों के फड़फड़ाने से चारों तरफ, यानी पूरे कमरे के इर्द गिर्द बड़ा शोर होता था। चिड़िया भी बड़ी ढीठ सी हो गई थी।
कुछ चिड़िया दादी के पैरों पर बैठती, कुछ चिड़िया दादी के कंधों पर बैठती, कुछ शरारती चिड़िया तो सर पर भी बैठ जाती थी। इन समस्त हरकतों को देखकर, इनके चिड़ियों के समस्त हरकतों को देखकर दादी सिर्फ मुस्कुराती थी और कभी भी उनको दुत्कार कर, कभी भी उन चिड़ियों को डरा करके भगाने का प्रयास नहीं करती थी। और मुझे लगता है कि यही आधा घंटा, 1 घंटा जो चिड़ियों के साथ उनका समय बीतता था, वही उनके सबसे खुशी का पल हुआ करता था। जब मैं पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा पूर्ण हो गई और जब मैं विदेश पढ़ाई के लिए जाने का निश्चय किया, तो मुझे लगा कि मेरी दादी बड़ी दुखी होंगी, क्योंकि मुझे वहां 5 साल रहना था। मेरी दादी 5 साल में और भी बूढ़ी हो जाएंगी। लेकिन मेरी कल्पनाओं के परे सब हुआ। मेरा विदेश जाना दादी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिससे पता चले कि वो दुखी हों। और जब मेरी दादी मुझे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई तो वो तनिक भी भावुक ना थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे कोई बात तक भी नहीं की। मुझे स्टेशन पर छोड़ते समय मेरे दादी के चेहरे पर कोई भाव ही ना थे, ना सुख का ना दुख का, कोई बात ना की। उनके होठ सिर्फ प्रार्थना में हिल रहे थे और उनके मस्तिष्क भी प्रार्थना में ही खोए थे। और जो अंगुलियां थीं वे रुद्राक्ष की माला के मनके को गिनने में पूरी तरीके से व्यस्त थी, प्रार्थना में खोई हुई थी। उन्होंने शांति से मेरा माथा चुमा, गले से लगा लिया और मैं बड़े दुखी मन से चला गया। विदेश में 5 साल तक रहने के बाद मैं लौट करके आया। मेरी दादी मुझे फिर स्टेशन पर मिली, लेकिन मुझे तनिक भी यह नहीं लगा कि इस 5 साल में मेरी दादी एक दिन भी बूढ़ी हुई हो। जैसे मैं उन्हें स्टेशन पर छोड़ करके गया था, बिल्कुल हूबहू उतनी ही बूढ़ी, उतनी ही एनर्जेटिक उस समय भी वो लग रही थी। आज भी मेरी दादी के पास मेरे लिए कोई शब्द न थे। उन्होंने सिर्फ मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और अपने कान के पास मैंने उनको प्रार्थना करते हुए सुना। मेरे आगमन का जो प्रथम दिन था, मैं पहली बार लौटकर 5 साल में आया था, उनकी खुशी का सर्वाधिक पल मेरे साथ नहीं, उनकी खुशी का सर्वाधिक पल चिड़ियों के साथ था। मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उनकी कोई खुशी अच्छे से झलकती मुझे दिखी नहीं। लेकिन जब शाम का समय हुआ, शाम की बेला आई, तो उन्होंने अपने भीतर, मैंने उनके भीतर कुछ परिवर्तन देखा। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रार्थना ना करें, नहीं तो सब कुछ छूट जाए, खाना पीना, मैं, परिवार, सब कुछ छूट जाए। उनका प्रार्थना नहीं छूटता था। लेकिन आज जानबूझकर घर में भी थी, खाली भी थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शाम को उन्होंने पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया, 8-10 स्त्रियों को इकट्ठा किया, अपनी पुरानी वाली ढोल निकाली जो बिल्कुल बेसुरा स्वर देता था और गाने लगी। घंटों तक प्रयोग में न आने वाले उस ढोलक का खाल पीटती रहीं और सूरवीरों को, बड़े बड़े महात्माओं को घर बुलाने वाला गीत गाती रही। वे गाने में, वे बजाने में इतनी मस्त रही कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हमें उनको रोकने के लिए रजामंद करना पड़ा, उनसे निवेदन करना पड़ा कि दादी अब बंद करो। जब से मैं दादी जी को जानता हूं, यह पहला समय था जब मैंने उन्हें इस रूप में देखा था। यह पहला समय था जब मैं उन्हें आज प्रार्थना ना करते हुए देखा था। शाम बीत गई, लेकिन अगले दिन सुबह जब उठी तो बुखार से बिल्कुल पीड़ित थी। मैंने भी तुरंत डॉक्टर को बुलवाया
डॉक्टर ने बुखार को देखा, दवा दिया और बताया कि बुखार जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कैसे दादी के मन में मेरे ये विश्वास आ गया था कि उनका अंत निकट आ गया है। डॉक्टर दवाएं देकर के चला गया, लेकिन दादी न डॉक्टर से कुछ बोली, न हम लोगों से कुछ बोली, यानी मुझसे, मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से कुछ ना बोली। वे शांति से अपने बिस्तर पर लेट गए, प्रार्थना करने लगे और रुद्राक्ष के एक एक मनके को सिर्फ गिनती रही। लेकिन हमारे संदेह करने से पहले ही उनके होठ हिलने बंद हो गए। चेहरा पूरा का पूरा पीला पड़ गया। मुझे लगता है कि जैसे उनको मालूम था कि ये बिस्तर पर जो आराम से लेट रही हैं, ये उनका अंतिम बारी है लेटने की, अभी वो उठेंगी नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग को कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन दादी जी को पूर्ण जैसे लगता था जैसे विश्वास था। और उनकी निर्जीव अंगुलियों से माला नीचे गिर गई। पहला समय था जब मैं देख रहा था कि उनके हाथों से रुद्राक्ष के माले आज अलग हो रहे थे। चेहरा पीला पड़ गया, होठ निस्तेज हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई और हम लोगों ने यकीन कर लिया कि दादी जी मर गई। जैसा कि परंपरा है, रीति रिवाज है, हमने अपनी दादी को बिस्तर से उतारा, भूमि पर लेटा दिया। और आप जानते हो जब कोई मर जाता है तो उसे भूमि पर ही लेटाया जाता है और उनके ऊपर लाल कफन डाल दिया। हम बहुत देर तक रोते रहे, दादी के लिए विलाप करते रहे और जब शाम हुई तो अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए हम सभी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उनका दाह संस्कार करने के लिए हम लोगों ने एक अपरिष्कृत अर्थी मंगवाई और शाम को सब लोग उनके कमरे में फिर गए। सूर्य छिप रहा था, सूर्य की पीलिमा चारों तरफ फैली हुई थी और वो पीलिमा पूरे कमरे को, पूरे बरामदे को प्रकाशित कर रही थी। सारे बरामदे में, पूरे बरामदे में, दादी के कमरे में जहां वो पड़ी हुई थी और लाल कफन से उनको कस करके जहां लपेटा गया था, आज वहीं बरामदे में, आज वहीं उनके कमरे में, उनके शव के आसपास हजारों चिड़ियां बिखरी बैठी थी। लेकिन आज नजारा बदला हुआ था। आज कोई चिड़िया चहचहा नहीं रही थी, कहीं से चिड़ियों के फड़फड़ाने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब पूरी तरीके से शांत बैठी हुई थी। ऐसे लगता था जैसे गोल गोल बॉल रख दिए गए हों। यह नज़ारा देख करके मेरे अश्रु निकलने लगे। मेरी माता का हृदय भी पसीज गया। वे चिड़ियों पर खेद प्रकट करने के लिए गई और मेरी माँ तुरंत भाग करके किचन में गई और ढेर सारी रोटियां लेकर के आई। उन्होंने जितनी भी रोटियां लेकर के आई उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए और अर्थी जहां रखी हुई थी दादी जी की और उनके बगल में जहां चिड़ियां बैठी थी, चारों तरफ रोटियां बिखरा दी। लेकिन बिल्कुल आश्चर्य, चमत्कार, कोई भी चिड़िया रोटी का एक टुकड़ा ना उठाए। सब लोगों का ध्यान, पूरी चिड़ियों का ध्यान दादी के शव की ओर था। एक भी चिड़िया ना रोटी की तरफ ध्यान दी और ना ही टुकड़े को उठा करके खाई। और जब हम लोग दादी के शव को रोते बिलखते उठा करके लेकर के चलने लगे तो धीरे धीरे सारी चिड़िया भी चुपचाप बिना आवाज किए चली गई। एक भी टुकड़ा ना उठाई, ना लेकर के गए। और अगले दिन सुबह को उन सारे टुकड़ों को जमादार आया, उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। प्यारे बच्चों, ये थी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की कहानी। वैसे पोर्ट्रेट मतलब होता है ड्राइंग करना, यानी यहाँ अपने शब्दों के माध्यम से खुशवंत सिंह ने अपने दादी के
हाव भाव, विचार, दिनचर्या, चरित्र के विषय में वर्णन करने का प्रयास किया है। तो ये एक छोटी कहानी थी। आप इस वीडियो को कई बार देखें ताकि कहानी आपको अच्छे से याद हो जाए कि उसमें है क्या। वास्तव में यहाँ पर जीवन के 3 फेज को वर्णन करने का प्रयास किया था। एक बार जब बच्चा गांव में दादी के साथ रहता है, यानी खुशवंत सिंह दादी के साथ गांव में रहते हैं। दूसरा जब वे शहर में आते हैं, पढ़ाई करते हैं। और तीसरा फेज जब वो विदेश में जाते हैं। तीनों समय में दादी का हाव भाव, व्यवहार, विचार कैसा था और मरने के समय चिड़ियों की मार्मिक दशा का भी वर्णन करने का प्रयास खुशवंत सिंह ने अच्छी तरीके से किया है। प्यारे बच्चों, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हैं। अगले लेक्चर में हम लोग उस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है।